दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में कि जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम समझेंगे और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी देखेंगे। तो फॉर द टाइम बिंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर बात करें कि जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट किसे कहा जाता है, तो वो हम इस तरह से समझें कि जब भी कोई डीलर गुड्स परचेज करता है आगे सेल करने के लिए और परचेज किए हुए गुड्स पे वो जीएसटी पे करता है और उसका टैक्स क्रेडिट लेता है रिटर्न फाइल करते टाइम, दैट इज कॉल्ड जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट। इस पूरे प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को, उस टैक्स को हम जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते टाइम कुछ और बातों का भी बेसिक ध्यान रखना होता है एज पर जीएसटी गाइडलाइन, जो जीएसटी ने गाइडलाइंस इशू किए हुए हैं, जिसमें से पहला ये आता है कि जो भी डीलर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहता है वो जीएसटी डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। इट मीन्स कि उसके पास वैलिड जीएसटी नंबर होना चाहिए। देन देयर इज उसके पास बिल ऑफ सप्लाई होना चाहिए, जिसे टैक्स इनवॉइस कहा जाता है बेसिकली। तो वो जब वो गुड्स परचेज करता है वो सप्लायर बन जाएगा और वही उसे परचेज करने वाले को इशू करेगा। तो उसके पास इनवॉइस भी होना चाहिए, जितने अमाउंट का वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहता है उतने अमाउंट का। और अगर ये क्राइटेरिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आता है तो उस केस में बिल ऑफ एंट्रीज आता है। एक और बात ध्यान रखने वाली है कि कंपोजिशन डीलर को इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाता, जैसा कि हमने कंपोजिशन डीलर वाले सेक्शन में देखा था। और इनपुट सर्विस प्रोवाइडर को भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है। मींस इनपुट सर्विस प्रोवाइडर के पास भी ऑप्शन होता है कि वो जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सके। इनपुट टैक्स क्रेडिट में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी रखा गया है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईएसडी क्या कहा जाता है। अगर हम बात करें शॉर्ट में कि आईएसडी क्या होता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर किसे कहते हैं, तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऐसे समझते हैं कि जब भी एक स्पेसिफिक कंपनी है और उसका कोई हेड ऑफिस है, उस हेड ऑफिस से जितने भी माल आते हैं, इंपोर्ट जो होता है या कोई भी गुड्स आता है, वो हेड ऑफिस में आता है और उसकी कुछ ब्रांचेज हैं अलग अलग। तो जो माल ब्रांचेज में जाता है वो हेड ऑफिस से जाता है। तो यहाँ पे जो हेड ऑफिस है उसको आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाएगा। तो इन शॉर्ट हम बात करें तो आईएसडी को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ होता है। लेकिन ऐसी कोई भी फर्म जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में शामिल होती है या जिसके पास कोई नोटिस आया हुआ है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकती। अब हम बात करेंगे कि जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लिया जाता है। इसको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के माध्यम से समझते हैं। अब लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिकल सेशन। जो हमने अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करी है उसको प्रैक्टिकल सेशन से समझते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली कि जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लेते हैं। सो इसके लिए बेसिकली अभी जो आप चार्ट देख रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का, इसमें लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू कि आप देखोगे देयर इज 4 पर्सन। हम ऐसे बात करते हैं कि ये 4 डीलर हैं, ए बी सी डी, या तो आप इसे मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी कह लें, या फिर ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और डी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब यहाँ पे फर्दर जो ये कंपनीज हैं उसमें जो ए है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसके बाद देन देयर इज बी, बी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, और उसके बाद सी जो है वो रिटेलर है और डी कस्टमर है। तो इस तरह से दिस इज हायरार्की सिस्टम जो काम करता है। पर्टिकुलर आप देखोगे कि किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाया जाता है तो वो इसी सेगमेंट को फॉलो कर कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बाद जो प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास जाता है और उसके बाद फाइनल एंड कंज्यूमर पे जाता है। अब हम यहाँ बात करते हैं फॉर द टाइम बिंग, अभी हम कैपिटल या फिर कोई फर्नीचर या किसी और चीज की बात नहीं करेंगे। इसमें हम सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जाता है सिर्फ प्रोडक्ट पे, जो आप गुड्स परचेज करते हो, सेल करते हो, जिस चीज का हमारा बिजनेस होता है उसी के रिगार्डिंग। तो हम ऐसा अंडरस्टैंड करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है ए, मिस्टर ए, उसने 50,000 के गुड्स जो है वो परचेज किए हैं और उसका जो गुड्स है वो 18% की कैटेगरी में आता है। तो 18% की कैटेगरी में आता है तो 9% जो है सीजीएसटी को जाएगा और अनदर 9% दैट विल गोज टू एसजीएसटी, वो स्टेट को जाएगा। तो इस तरह से 50,000 का 9% 4500, देन देयर इज अनदर 9% दैट इज 4500। तो इस तरह से टोटल जो टैक्स आएगा 9000 आ जाएगा और जो टैक्स इनवॉइस की जो वैल्यू बनेगी ग्रॉस, दैट विल कम्स टू 59,000। तो इस तरह से जो 50,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट है उस पर 9,000 रुपए का टैक्स बन के 59,000 की वैल्यू आ जाएगी। और यही प्रोडक्ट हम जो मैन्युफैक्चरर है मिस्टर ए, उसने सेल किया है 1 लाख रुपीज में, 1 लाख रुपीज में, जो उसने 50,000 का बाय किया था। अब देयर विल बी अनदर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट हो, फिर इसका प्रॉफिट मार्जिन, सब कुछ। सो वी अज्यूम कि वो 1 लाख रुपीज में सेल हुई है और उसका भी जो टैक्स कैटेगरी है, ब्रैकेट है, वो 18% का है। तो उसमें से 9% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और अनदर 9% वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखें कि जब आप परचेज करते हैं
तो उस टैक्स को इनपुट टैक्स कहा जाता है, और जब आप सेल करते हैं तो उस टैक्स को हम आउटपुट टैक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे 1 लाख के ऊपर जो हमारा टैक्स आउटपुट आएगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए वो 9,000 और अनदर 9,000 फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस तरह से जो सेल करने पे टोटल टैक्स की वैल्यू आएगी वो 18,000 आ जाएगी, और जो टोटल टैक्स इनवॉइस बनेगा वो 1,18,000 रुपीज का बनेगा, जिसमें 1 लाख रुपए की वैल्यू होगी और 18,000 रुपए का टैक्स इंक्लूडेड है हमारा। नाउ अब बात करें कि जो मिस्टर ए है वो गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे करेगा। इट मीन्स कि उसने यहाँ पे 50,000 का परचेज किया और 1 लाख रुपीज का प्रोडक्ट सेल किया है, तो गवर्नमेंट ए के पास आएगी कि सर हमें अपना टैक्स दीजिए, आपने जो माल 1 लाख रुपए का पे किया उसमें से। तो गवर्नमेंट इसको बोलेगी कि आपने 1 लाख रुपीज पे 9,000 रुपीज का सेंट्रल का टैक्स लिया है, 9,000 रुपीज का स्टेट का टैक्स लिया है। इट मीन टोटल 80,000 का टैक्स है, वो आप गवर्नमेंट को पे करो, जिसमें 9,000 स्टेट को पे करो और 9,000 सेंट्रल को पे करो। तो यहाँ पे जो मिस्टर ए है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो गवर्नमेंट से क्या कहेगा कि यस, जो हमने 1 लाख रुपए का गुड्स सेल किया और 9,000 रुपीज का जो टैक्स लिया है, उससे पहले मैंने 50,000 रुपए के गुड्स परचेज किए थे, और 50,000 के जब परचेज किए थे तो उसमें से 4,500 रुपीज मैं ऑलरेडी उस पर्सन को पे कर चुका हूं जिससे मैंने गुड्स परचेज किए हैं। तो सरकार यहाँ पे क्या बोलेगी कि ओके अप्रूव, 9,000 में से 4,500 आपने उधर पे कर दिए, तो रिमेनिंग जो बचते हैं वो 4,500 बचते हैं। तो इस तरह से आप सेंट्रल गवर्नमेंट को 4,500 भेज दो। इट मीन्स इस 9,000 में से ये 9,000 हम माइनस कर देंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा ये 9,000 है आउटपुट CGST, इसमें से 4,500 माइनस हो जाएगा और इट कम्स टू नेक्स्ट 4,500। और सिमिलरली यही चीज स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी होगी कि ये जो 9,000 रुपए है स्टेट गवर्नमेंट के आउटपुट टैक्स में से, उसमें से हम माइनस कर देंगे इनपुट 4,500, तो इसलिए हमारा यहाँ पे 4,500 रुपीज आ जाएगा। अब टोटल जो ओवरऑल टैक्स बन जाएगा हमारा, दैट इज आउटपुट माइनस इनपुट, वो 18,000 रुपए का यहाँ पे टैक्स था, उसमें से 9,000 रुपए हम परचेज पे दे चुके थे, तो 18,000 माइनस 9,000 इट कम्स अनदर 9,000। तो इस तरह से हम टोटल 9,000 का टैक्स पे करेंगे, जो यहाँ पे आप 4,500 प्लस 4,500 करोगे तो भी 9,000 आएगा। तो इस तरह से मिस्टर ए को दोबारा से 18,000 रुपीज टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे 9,000 रुपीज पे कर चुका है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपको लगे कि यार प्रोडक्ट हम 50,000 का बाय करते हैं, उस पर 9,000 रुपए टैक्स लगा रहे हैं, तो 59,000 का आ रहा है। अब दोबारा सेल करने के बाद ये 18,000 रुपीज भी गवर्नमेंट को पे करने हैं, तो कहीं ना कहीं टैक्स तो 27,000 हो जाएगा जो मिस्टर ए के लिए आएगा। तो हमें दिस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो यहाँ 18,000 में से 9,000 माइनस होके जो रिमेनिंग 9,000 है वो हमें गवर्नमेंट को पे करना है। तो अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट को हमें टैक्स पे करना पड़ा, वो कितना पे करना पड़ा, 18,000 ही टोटल गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा। 9,000 ये पे करेगा जिससे मिस्टर ए ने परचेज किया है, और 9,000 रुपीज यहाँ पे मिस्टर ए पे करेगा। अब यही क्राइटेरिया हम बी के लिए देखते हैं, क्योंकि बी एक डिस्ट्रीब्यूटर है और उसने जो 1 लाख रुपए का माल ए ने बी सेल किया है वो बी को ही सेल किया है। तो बी ने 1 लाख रुपीज का परचेज किया, तो उसके पास जो यहाँ पे ए का आउटपुट था वो इसका इनपुट हो जाएगा। तो इस तरह से 9,000 सेंट्रल गवर्नमेंट का और 9,000 स्टेट गवर्नमेंट का, ए जो है वो बी के नाम पे शो कर देगा जीएसटी के पोर्टल में, जीएसटी के पोर्टल में शो कर देगा। और इस तरह से बी के नाम पे जीएसटी के पोर्टल में आ जाएगा कि यस इनपुट टैक्स क्रेडिट देयर इज 9,000 फॉर स्टेट गवर्नमेंट एंड अनदर 9,000 इज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ से ओवरऑल 1 लाख रुपए पे 18,000 टैक्स लग के 1,18,000 का बिल जो है वो बी के पास आ जाएगा, इनवॉइस। अब जो बी है वो 1 लाख रुपए की वैल्यू का जो प्रोडक्ट है, गुड्स है, वो सेल करता है 1,50,000 रुपीज पे। अब ये 1,50,000 रुपीज पे सी को सेल कर रहा है, तो सी को जब वो सेल करेगा तो कहीं ना कहीं इस पे टैक्स चार्ज करेगा। तो वो टैक्स की कैटेगरी 18% की है, 9%। तो यहाँ पे 1.5 लाख का 9% हमारा 13,500 आता है, और जो अनदर 9% है दैट इज ऑल्सो 13,500। और ओवरऑल जो टैक्स आएगा वो 27,000 आएगा, किसका, 1.5 लाख का, 1,50,000 का 18% दैट इज 27,000। तो इस तरह से 1,77,000 का बिल बन जाएगा जो बी सी को सेल कर रहा है। तो सी जो है 1,77,000 रुपीज बी को पे कर देगा और इससे 1,77,000 का इनवॉइस ले लेगा। अब इसने इनवॉइस तो ले लिया, तो गवर्नमेंट आएगी अब किसके पास, बी के पास। क्या बोलेगी कि हाँ जी आपने 1.5 लाख रुपए का माल सेल किया है, किसको, बी को, जिसमें से 13,500 सेंट्रल का टैक्स, 13,500 स्टेट का टैक्स, टोटल 27,000 रुपीज टैक्स निकालो। तो बी जो है वो गवर्नमेंट को क्या बोलेगा, ओके सर अप्रूव्ड, आपने मुझे बोला 13,500 रुपए सेंट्रल के लिए, तो आप देखो मैंने 1 लाख का माल बाय किया था किससे, ए से, जिसमें मैं 9,000 रुपए ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूँ। तो अब मेरा जो टैक्स बनता है वो कितना बनता है, 13,500 माइनस 9,000, 4,500। दिस इज हियर नेट जो सीजीएसटी हमारा
13,500 में से 9,000 घटा देंगे, कितना आएगा 4,500 यहाँ पे आ जाएगा। और यही चीज हमारा स्टेट के लिए भी हो जाएगा कि 13,500 में से 9,000 ऑलरेडी पे हो चुके हैं, तो अब सिर्फ 4,500 रुपीज बचते हैं। और टोटल जो टैक्स बी पे करेगा गवर्नमेंट को दैट इज 9,000 रुपीज ओनली। कौन सा 9,000? या तो आप 27,000 में से 18 माइनस कर लो या फिर यहाँ 45 ऐड कर दो, तो दैट इज ऑल्सो 9,000। अब सेम प्रोसेस सी के लिए आ जाएगा कि सी ने जो प्रोडक्ट 1,50,000 का बाय किया है, जिसपे उसे 13,500 का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और 13,500 का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला हुआ है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और ये प्रोडक्ट बी सी ने बाय किया था बी से, तो इस तरह से 1,77,000 का इनवॉइस है सी के पास। अब सी क्या करेगा, वही 1.5 लाख का प्रोडक्ट 2 लाख रुपए में बेच रहा है, किसको? डी को। डी जो एक कंज्यूमर है। तो अब इस तरह से 2 लाख के ऊपर जो 9% जो टैक्स आएगा वो 18,000 रुपए है और अनदर स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स 18,000 रुपए। तो टोटल जो टैक्स आ जाएगा दैट इज 36,000 और जो हमारे पास बिल आ जाएगा वो भी 2,36,000 का आ जाएगा। तो इस तरह से जो डी है वो सी को 2,36,000 रुपए पे कर देगा और उससे 2,36,000 का बिल लेके आ जाएगा, जिसमें 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट है और 36,000 टैक्स है। तो अब गवर्नमेंट पहुंचेगी फिर से सी के पास, सी को बोलेगी कि हाँ जी आपने 2 लाख रुपए का माल सेल किया है जिसपे 18,000 का टैक्स सेंट्रल का, 18,000 स्टेट का, ये टोटल मिला के 36,000 रुपए निकालो। सी क्या बोलेगा, ओके सर अप्रूव। 18,000 के टैक्स में से 13,500 में ऑलरेडी किसको पे कर चुका हूँ, बी को पे कर चुका हूँ। तो अब मुझे इस पे अब डिडक्शन दे दो, इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दो। तो यहाँ पे 18,000 में से माइनस हो जाएंगे 13,500 और अमाउंट कितना बच जाएगा 4,500। तो 18,000 माइनस 13,500, 4,500 हमारा जाएगा सेंट्रल का और नेक्स्ट 4,500 जो आ जाएगा सिमिलरली वो स्टेट का, 18,000 माइनस 13,500। तो इस तरह से दोनों को ऐड करने पे टोटल जो टैक्स कितना बन जाएगा 45 9,000 या फिर 36 माइनस 27 दैट इज ऑल्सो 9,000। तो इस तरह से सी भी कितना टैक्स पे करेगा 9,000 गवर्नमेंट को। अब बात आती है डी के पास। तो डी ने क्या किया था, सी से जो गुड्स है वो परचेज किया था 2 लाख का और उस पर टैक्स लगा हुआ था 36,000 का। टोटल बिल था 2,33,000, टोटल जो बिल था वो 2,36,000 है। तो अब ये डी किसी को सेल नहीं कर रहा है कोई भी प्रोडक्ट, तो इसलिए जो ये फाइनल एंड और किसी भी टैक्स का आप देखोगे जो अल्टीमेट बर्डन होता है वो किस पे आता है, फाइनल एंड कंज्यूमर पे आता है। जो सबसे लास्ट खरीदार होता है और उसे यूज करना होता है, कंज्यूमर जो होता है, उसी के ऊपर जो टैक्स का बर्डन है वो आता है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट और 2,36,000 रुपए का टैक्स किसको पे करना पड़ेगा, डी को पे करना पड़ेगा और इसे कोई भी इनपुट नहीं मिलेगा क्योंकि ये आगे किसी को सेल नहीं कर रहा है। अगर ये आगे किसी को सेल करता भी है और उस केस में इसके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो भी इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इट मींस अगर इसके पास कोई जीएसटी नंबर होगा तभी ये इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएगा और वो भी कब लेगा, जब ये इसको सेल करेगा तब लेगा। अदरवाइज इसे कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी, ओवरऑल कॉस्ट पड़ जाएगी 2,36,000 रुपीज जो डी को पड़ेगी। सो दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इस तरह से हम जो जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं 3B, उसमें भी यही डिटेल चढ़ाते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सेल की डिटेल होती है कंप्लीट। सेल की डिटेल में ये सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और टोटल टैक्स का कॉलम आ जाता है। उसके बाद हम इनपुट टैक्स क्रेडिट एंटर करते हैं जिसमें हमारा टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट शो किया जाता है और नेट टैक्स वैल्यू आ जाता है और नेट टैक्स जितना भी हमारा बनेगा उतना हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे।